नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे की लड़ाई कुर्ता फाड़ तक पहुंची। सीटों पर फंसे पेच पर आरजेडी ने कांग्रेस को ही दी नसीहत, तो जेडीयू ने कहा पूरी तरह निश्चय विहीन और नेता विहीन है विपक्ष। भाजपा ने टीएमसी पर चुनावी लूट का लगाया बड़ा आरोप। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट से रिकॉर्ड जीत को बताया संगठित चुनावी लूट का नतीजा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। इसरो ने किया सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के चांद पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन। 28 लाख दियों के भव्य दीपोत्सव के साथ नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में अयोध्या। श्री राम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 23 करोड़ के पार। खेल की खबरों में पर्थ वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 131 रनों का लक्ष्य। बारिश के कारण पहला वनडे हुआ 26-26 ओवर का। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार के चुनावी दंगल की। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। महागठबंधन में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी ने कांग्रेस की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वारसलीगंज, सिकंदरा और कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, जबकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जबकि आरजेडी ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को अपना सिंबल दे दिया है। इसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के 6 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो जिन 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी उनमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती और जमुई शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला तो एनडीए और महागठबंधन में है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, और महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी शामिल हैं। एक और एनडीए में सीट बंटवारा के मसले का समय रहते ही मसले को सुलझा लिया गया था और उम्मीदवारों का भी ऐलान हो गया, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। कल दूसरे चरण का नामांकन का अंतिम दिन है और दूसरे चरण में भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने के कारण कई सीटों पर घटक दलों द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महागठबंधन से अलग होने पर जहां झटका लगा है, वहीं एनडीए भी महागठबंधन को अब निशाने पर ले रहा है। वार्ता तो दो तरफा 3 तरफा सब हो रहा था, लेकिन जब हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है। हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है, तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। जनता और मतदाता देख रही है कि जो गठबंधन सीट का बंटवारा सही तरीके से नहीं कर सकती है, चुनाव लड़ने के वक्त ही महागठबंधन आपस में लड़ाई कर रही है, वो सरकार क्या चलाएगी। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट, ये सभी जो है एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं, और इनसे यही पता लगता है कि इन लोगों का किस तरह का गठबंधन है। Bihar is ready for change. Bihar is actually looking for change, waiting for this opportunity. So I think all of us are ready in the India coalition. And as far as my party is concerned, our party, we had 19 seats last time.
This time we are hoping, in fact, all our friends and Bihar watchers, they were hoping that CPI-ML should get to contest from at least 25 seats or so. But since it is a bigger coalition, we have to settle for 20. There will be no friendly fight, what is called commonly. So there should be absolute unity. On our part, we have maintained that. And I hope that between the Congress and RJD or any other party which may currently be locked in a friendly fight kind of situation, by the time the withdrawals are done on the 20th, I hope complete unity will prevail. और बिहार चुनाव में महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीटों के बंटवारे के बगैर ही महागठबंधन के घटक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन में खींचतान को लेकर अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुखता को महागठबंधन के घटक दलों को समझना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी सहयोगी दल इस परिस्थिति को मिल बैठकर सुलझा लेंगे। देखिए, गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। तो इस बात को, जमीनी हकीकत को समझना चाहिए और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर पूरे मामले को सुलझा लेंगे और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो नौबत आई है, हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। इसी कड़ी में जेडीयू के नेता राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है। जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार में जेएमएम के साथ भी सौतेला व्यवहार हुआ है। बिहार में गठबंधन टूट गया है और अब इसकी आधिकारिक घोषणा हो जानी चाहिए। तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता की वजह से केवल बिहार में गठबंधन एक बड़ी टूट के कगार पर नहीं पहुंचा है। झारखंड में आरजेडी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी थी। जिस तरीके का मोलतोल करते रहे थे तेजस्वी यादव, वहां राहुल गांधी ने मिलने से भी मना कर दिया था। और उसके बाद बिहार में जिस कदर अपमानजनक व्यवहार हुआ है जेएमएम के साथ, जेएमएम को झारखंड के रिश्ते पर भी विचार करना चाहिए। झारखंड में आरजेडी को बाहर करना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है, तो ये गठबंधन टूट गया है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उनकी एकजुटता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। चुघ ने आगे कहा कि जिन दलों के बीच आपसी सहमति तक नहीं बन पा रही है, वे बिहार जैसे संवेदनशील और विकास की राह देख रहे राज्य को स्थिर नेतृत्व कैसे दे पाएंगे। जो लोग इकट्ठे चल नहीं सकते, इकट्ठे सोच नहीं सकते, इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। जो दल आपसी सहमति तक नहीं बना पा रहे, ये बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए स्थिर नेतृत्व और विकास की दिशा कैसे तय करेंगे। जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय, समस्याओं का हल सामने रखने की बजाय, ये पार्टियां टिकट और कुर्सी की खिंचातान में उलझी हुई हैं। बिहार को आगे बढ़ाने का विजन इनके पास नहीं है। सत्ता की भूख और जंगल राज की विरासत, लूट खसूट की विरासत से अब जनता बिहार की इन्हें अपनाने वाली नहीं है। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे के मुद्दे पर महागठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन अब कोई चीज नहीं रह गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत नहीं थी,
इसीलिए ये गठबंधन बना था। आज एनडीए में पीएम मोदी और नीतीश कुमार नेता हैं और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन अब कोई चीज नहीं है। ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गया है। आज एनडीए में नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं, हम एक साथ मिलकर लड़। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कलह की खबरें सामने आ रही हैं, तो इसे लेकर भाजपा के नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में शामिल दल कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम परिवार की पार्टियां हैं। परिवार की पार्टियों में कभी आपसी समझौता नहीं होता, वहां वर्चस्व की लड़ाई होती है। मुझे नहीं लगता कि वहां किसी प्रकार का गठबंधन दिखेगा। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। महागठबंधन पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन नहीं है। राष्ट्र के स्तर पर कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, वो है। राज्य के स्तर पर लालू की पार्टी है, वो भी एक परिवार की पार्टी है। और आप जेएमएम की भी बात कर रहे हैं, वो भी एक परिवार की पार्टी है। तो परिवार की पार्टियों में कभी आपसी समझौता नहीं होता है, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का गठबंधन वहाँ दिखेगा। लेकिन एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से बढ़ रही है। और बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले आरजेडी में टिकट बंटवारे पर आपसी लड़ाई अब सड़क पर भी उतर आई है। लालू यादव के आवास के बाहर मधुबनी विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार मदन शाह ने जोरदार हंगामा किया। टिकट कटने पर उन्होंने अपना कुर्ता तक फाड़ दिया और आरजेडी पर पैसे लेकर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी जी, लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला। जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। रोक क्यों रहे? हमसे लालू जी से बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए, मदन तू लड़िए। मीसा भारती कही थी कि तू लड़िए भैया। उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू। तो बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और इस बीच बीजेपी के नेता गुलाम अली खटाना का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के साथ खड़ी है। खटाना ने दावा किया कि इस बार भी एनडीए को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि देश के वजीर आजम ने जो विकसित भारत का टारगेट फिक्स करा है, उसमें बिहार के लोग नरेंद्र मोदी जी जो इसकी एनडीए की रहनुमाई कर रहे हैं, उनको वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन ने विपक्षी महागठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए आरजेडी को निशाने पर लिया और कहा कि आरजेडी ने सबको बहुत अच्छे से अपमानित किया है। नितिन नवीन ने सवाल उठाया कि ऐसे लोग गठबंधन धर्म कैसे निभा सकते हैं जहां गठबंधन की नींव ही एक दूसरे को ठगने के इरादे से रखी गई हो। उन्होंने आरोप लगाया कि अति महत्वाकांक्षा में कुछ नेता अपने परिवार की भी बलि देने को तैयार हैं, तो ऐसा गठबंधन कैसे सफल हो सकता है। मंत्री ने दावा किया कि महागठबंधन कई इलाकों में पूरी तरह से टूट चुका है। आरजेडी ने तो सबको बहुत अच्छे से अपमानित किया है और गठबंधन धर्म ये लोग कैसे निभा सकते हैं। जो गठबंधन की नींव ही पड़ी हो एक दूसरे को ठगने के लिए, जहां अति महत्वाकांक्षा में लोग अपने परिवार की भी बलि दे देते हैं, वो गठबंधन कहां से फलीभूत होगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस गठबंधन का न नीति स्पष्ट हो, जिसका न नियत स्पष्ट हो और जिसके नेतृत्व भी पूरी तरह से अक्षम हो, वो गठबंधन कभी लंबा चल ही नहीं सकता। और अब आज की कुछ और बड़ी खबरें।
दिवाली को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। अखिलेश ने दीपों और मोमबत्तियों को फिजूल का खर्च बताते हुए कहा कि हमें क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए, जहां शहर सजावट और रोशनी से जगमगाते हैं। उन्होंने अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से हर साल अयोध्या जी में आयोजित किए जाने वाले भव्य दीपोत्सव पर भी सवाल उठाया। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह कहकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि ये हमारे त्योहारों के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दिखाता है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव का यह बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हमारे त्योहारों के प्रति संवेदनहीनता भी दिखाता है। सपा प्रमुख ने कहा, पूरी दुनिया में क्रिसमस पर शहर रोशनी से जगमगाते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। दिए और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब? सरकार को हटाना चाहिए, हम और सुंदर लाइट्स लगाएंगे। दिवाली हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देती है। दिए और मोमबत्तियां हमारी परंपरा का हिस्सा हैं, जिनमें घर घर की भावना और श्रद्धा जुड़ी होती है। इन्हें पैसे की बर्बादी कहना न सिर्फ अनुचित है बल्कि हिंदू आस्था का अपमान भी है। त्योहारों की तुलना करने के बजाय अखिलेश यादव को भारत की विविध परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार शाम 9 बजे तक कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। पहले चरण में कुल 1698 नामांकन पत्र भरे गए हैं। उम्मीदवार सोमवार तक अपने पर्चे वापस ले सकते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए को मतदान से पहले ही बड़ा झटका लग गया। एनडीए समर्थित एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। कागजात में कमियां और तकनीकी त्रुटियां मिलने के कारण नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। इस घटनाक्रम से मढ़ौरा सीट पर चुनावी समीकरणों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। वहीं एलजेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के अनुसार कुछ चूक हुई थी, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। चुनाव आयोग में हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है एक हल्की सी चूक की वजह से संभवतः ये विषय इस तरीके से उठ के आया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक आध दिनों में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत पर अब सियासी बवाल मच गया है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस जीत को चुनावी लूट का नतीजा बताया। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वपन मंडल के खुलासे से यह साफ है कि चुनाव के दौरान सुनियोजित तरीके से विपक्षी मतदाताओं को मतदान से रोका गया। ईवीएम मशीनों में विपक्षी उम्मीदवारों के बटन पर काला टेप लगाया गया और मृत या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट भी डलवाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही हैं? अमित मालवीय का दावा है कि टीएमसी की बढ़त फर्जी वोटों के सहारे ही बनाई गई है और पारदर्शी जांच होने पर यह खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए इस लूट मॉडल को खत्म करना जरूरी है। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस साल भी अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। राम मंदिर के अलावा यहां पिछले 8 सालों से हर वर्ष आयोजित हो रहे दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और बढ़ गई है।
अपने आराध्य को नमन करने के लिए और उनमें रमने के लिए यहां भगवान राम के भक्तों का मेला लग गया है। प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने मिलकर पूरी अयोध्या को सजा दिया है। पूरी अयोध्या में भावनाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज अयोध्या में कई नए रिकॉर्ड बनेंगे और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है कि कैसे निरंतरता के साथ रामनगरी आगे बढ़ रही है। अयोध्या में आज होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम भव्य होगा और कई रिकॉर्ड नए बनाएगा। राम मंदिर के पीछे गेट है, देखिए इसको किस तरह सजाया गया है। लग रहा है कि त्रेता युग में भगवान राम जब लंका विजय के बाद आए थे तब ऐसी ही स्थिति रही होगी या उससे बेहतर किया गया है, क्योंकि अब भगवान राम को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो सरकारें हैं, जो नेतृत्व हैं, वो भगवान राम के अनुसार चलना चाहती हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति और भारत के जो विचार हैं, अगर उनको कोई जानना चाहता है तो बिना भगवान राम के अधूरे है। भगवान राम ही पूरी दुनिया को संदेश शांति का देते हैं, शाश्वतता का देते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा, भारत की संस्कृति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें भारत जो दर्शन है राम का देता है। अयोध्या में तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? उधर से आना। आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या यहाँ देखने आए हैं आज के दिन? भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उसको लेकर के क्या मन में भाव है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, योगी जी महाराज कर रहे हैं, हम जरूर उसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ मैं महादीपोत्सव में जो है सम्मिलित होने आया हूँ और दीपोत्सव कुछ जो है देखना चाहता था नजदीक से, और यहाँ की भव्यता दिव्यता को देखकर मन बड़ा शांत है और मन गदगद है, मन को बड़ा सुकून मिला। जो दीपोत्सव है, जो भी रिकॉर्ड बनाए गए, दुनिया को ये संदेश देता है कि अयोध्या निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। भारत का जो विचार है कि लगातार आगे बढ़ते रहना, उसी के साथ अयोध्या भी गतिमान है, आगे बढ़ रही। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी को फूलों और दीपों से सजाया गया है। भक्तों में उत्साह का माहौल है। दीपोत्सव में एक साथ 26,11,101 दिए जलाए जाएंगे। इतने दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। दियों में तेल डालने का काम भी शुरू हो चुका है। अलग अलग 56 घाटों पर दिए लगाए गए हैं। इसके साथ ही घाटों की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। घाटों पर बिना आईडी कार्ड के किसी की भी एंट्री नहीं होगी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्त भी दूर दूर से रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे पुलिस फोर्स आप देखेंगे सब जगह लग चुकी है, मजिस्ट्रेट्स लग चुके हैं, जो दर्शक दीर्घा बनाई जानी वो सब बन चुकी है। सारी तैयारी हम लोग पूरी कर चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट से लेके पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो इवेंट्स हैं उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब क्योंकि समय आ रहा है धीरे धीरे, तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इसको एंजॉय करें, इवेंट को। सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और हम लोग लगातार भ्रमणशील होकर के इसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो हमारी SOPs हैं इसको सुरक्षा को लेकर के उसमें कार्रवाई की जाए। सभी जगह पर जितने भी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस हुए हैं हमारे पास अपडेशंस के, उनको भी सुरक्षा में शामिल किया गया है और इसमें टेक्नोलॉजी के अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स है उसको भी रखा गया है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, उनको भी यूज किया गया है। और अयोध्या में दीपोत्सव 2025 से पहले निकली सांस्कृतिक शोभा यात्रा ने पूरे शहर को राम भक्ति और रंगों से सराबोर कर दिया। पारंपरिक परिधानों, लोक नृत्यों और भव्य झांकियों ने अयोध्या को जीवंत कर दिया। यह यात्रा दीपोत्सव के आगाज की प्रतीक बनी हुई है। और अब बात गोवा की दिवाली की। गोवा में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। कल सुबह पारंपरिक नरकासुर दहन के साथ दीपावली मनाई जाएगी। लगातार बारिश के बावजूद कलाकारों ने रात भर मेहनत कर नरकासुर की मूर्तियां तैयार की हैं, जिन्हें आज शाम से लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। राज्य भर में आकर्षक सजावट की गई है और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई गई है। बाजारों में दीपावली की खरीदारी को लेकर रौनक देखी जा रही है। आपको बता दें कि दीपावली पर नरकासुर वध का आयोजन केवल गोवा में ही किया जाता है। और उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रथम धन्वंतरी महोत्सव का आयोजन किया गया,
जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज के इस पावन अवसर प्रथम धन्वंतरी महोत्सव की आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने माणा गांव में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय और धन्वंतरी धाम की सराहना करते हुए कहा कि ये धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व का एकमात्र समग्र केंद्र है। यह धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवंत स्वरूप होगा। सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को प्रथम धन्वंतरी महोत्सव की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यमकेश्वर के माला ग्राम में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय श्री धन्वंतरी धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व का एकमात्र समग्र केंद्र है। ये धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवन स्वरूप होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पवित्र स्थल न केवल आयुर्वेद, योग, औषधि, वनस्पतियों और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब बात अच्छे बदलाव की। छत्तीसगढ़ का मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र, जो कभी वामपंथी उग्रवाद का गढ़ था, अब परिवर्तन की राह पर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 27वीं बटालियन के प्रयासों से पहली बार इस क्षेत्र के 10 आदिवासी युवाओं, जिनमें 2 युवतियां भी शामिल हैं, इन युवाओं ने एसएससी और छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। ये उपलब्धि आईटीबीपी के औंधी स्थित कंपनी ऑपरेटिंग बेस द्वारा चलाए गए 2 वर्षीय प्रशिक्षण और करियर परामर्श कार्यक्रम का परिणाम है। युवाओं को सम्मानित करते हुए कमांडेंट विवेक कुमार पांडे और एसपी यशपाल सिंह ने उन्हें बदलाव के दूत बनने का संदेश दिया। इस परिवर्तन की नींव मजबूत सुरक्षा अभियानों से रखी गई, जिनमें 2024-25 के बीच कई नक्सली ढेर किए गए, आत्मसमर्पण हुआ और नेटवर्क ध्वस्त किए गए। आईटीबीपी ने न केवल सुरक्षा प्रदान की, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और सामुदायिक सेवा के जरिए स्थानीय विश्वास भी जीता। फील्ड अस्पतालों और पशु चिकित्सा सेवाओं से 5000 से भी अधिक लोग लाभान्वित हुए। अब ये क्षेत्र हिंसा से उबरकर विकास और अवसरों की नई कहानी लिख रहा है। ये बदलाव पूरे बस्तर कांकेर क्षेत्र के लिए प्रेरणा है। और अब बात जीएसटी बचत उत्सव की। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पूरा देश एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को मेडिकल हब बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनके इन प्रयास में जीएसटी कटौती ने बहुत बड़ी मदद की है। जीएसटी में बदलाव पर वाराणसी के डॉक्टर बहुत उत्साहित हैं और वो पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जीएसटी में कटौती करके, जिससे आम जनता को तो लाभ मिल ही रहा है। विशेषतः हमारे जो मरीज आते हैं, जो कैंसर के पेशेंट आते हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट कराने आते हैं, उनके ऑपरेशन, उनकी दवाई, उनके सारी जो भी चीजें उनकी खर्चा हो रही हैं, उनमें कटौती होकर उनके बहुत लाभ मिल रहा है। इससे वो लोग गदगद हैं और मोदी जी का जय जयकार कर रहे हैं। इस तरह से जो ये उन्होंने किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं। हम अपने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जीएसटी की दरों को घटाकर स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत पॉजिटिव लाभ पहुंचाया है। अब आम जनमानस बहुत लाभान्वित है, क्योंकि दवाइयां भी सस्ती हो गई हैं, साथ में जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी सस्ते हुए हैं। जितना हम पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेंगे, उतना ही हमें मेडिकल सेवाओं की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और वहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध बनारसी साड़ी उद्योग को भी जीएसटी में बदलाव से काफी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान वोकल फॉर लोकल के जरिए बनारसी साड़ी उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जीएसटी में बदलाव से व्यापारियों और खरीदारों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। साड़ी व्यापारियों में जीएसटी में इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये व्यापारी धन्यवाद दे रहे हैं।
वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल से बढ़ करके वर्ल्ड लेवल पे बनारसी साड़ियों का, बनारस के साथ साथ उन्हें के नाते उन्होंने उनके कारण बहुत प्रचार प्रसार ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ पे आए हुए जितने भी पर्यटक आते हैं बनारस, तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ साथ उनकी एक बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि बनारसी साड़ी भी लेनी है। तो अभी हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी बातों से मुझे लगता है कि जैसे एक फीलिंग आती है उनको कि बहुत सस्ती हो गई है। तो जीएसटी में बदलाव जो आया है, हमको लगता है कि फैब्रिक में कई चीज़ों में बदलाव आया है, तो जीएसटी कम होने से हमको लगता है कस्टमर बहुत खुश है। केंद्र सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही है, तो बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित एक वीडियो के जरिए वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी कारीगरों को प्रमोट कर रही हैं। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सो मच। फिर आइएगा जरूर। हाँ जी बोली। माधुरी दीक्षित मैडम, आपने तो यहाँ आकर मेरी छोटी सी दुकान की रौनक ही बढ़ा दी। अरे रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आपके साथ सेल्फी तो बनती है। मेरे साथ? आइए ना, आइए। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। दिवाली में जो हमारे घर को सजाते हैं, जो हमें स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, जो हमारी दिवाली को खास बनाते हैं, उनके साथ एक सेल्फी तो बनती है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज से पर्थ के मैदान पर शुरू हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रनों का लक्ष्य दिया है और ताज़ा जानकारी मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन बनाए हैं। इससे पहले टीम इंडिया ने वर्षा से बाधित मैच में 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए। बारिश के कारण 4 बार मैच को रोकना भी पड़ा, जिसके कारण ओवरों में कटौती की गई और मुकाबला 26 ओवर का कराया गया। इस प्रकार डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 26 ओवर में 131 रन का लक्ष्य मिला है। भारत के लिए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 31 रनों की पारी खेली। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 8 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने, तो वहीं विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने 0 पर चलता कर दिया। कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर पेविलियन वापस लौट गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।